हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा फ्री कैश फ्लो शोज एग्जैक्टली हाउ मच मनी अ फर्म कैन स्पेंड फ्रीली आफ्टर सेलिंग। फ्री कैश फ्लो टू फर्म पर शेयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन ईपीएस एंड कैश फ्लो पर शेयर। Our today's topic is banking sector part 1, in which we will cover CASA ratio, net NPA and cost of liabilities। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है HDFC बैंक का, और अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे रेशियोज है जो डिफरेंट है बाकी सेक्टर से, जैसे कि CASA, CAR, कॉस्ट ऑफ इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम। तो आने वाले सेशंस में हम बैंकिंग सेक्टर को कैसे एनालिसिस करना है, जो बाकी सेक्टर से थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ डिफरेंट रेशियोज होते हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कासा। कासा का मतलब क्या होता है? इट इज द परसेंटेज ऑफ करंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट्स। सबसे पहले आप बैंकिंग सेक्टर के बिजनेस को समझिए। बैंक्स का बिजनेस क्या होता है? वो लोगों के पास से पैसा लेते हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर, और उस पैसे को बाकी लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन के रूप में देते हैं। तो कम इंटरेस्ट में लिया, ज्यादा इंटरेस्ट पे दिया, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो इनकम होती है बैंक्स की। तो बैंक्स क्यों चाहती है कि उनके पास कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के फॉर्म में ज्यादा पैसा आए? बिकॉज बैंक्स के पास डिपॉजिट अलग अलग तरीके से आ सकती है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी और भी बहुत सारी डिपॉजिट्स होती है। लेकिन करंट एंड सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम चुकाना पड़ता है। करंट अकाउंट पे तो 0% इंटरेस्ट होता है और सेविंग में 3 से लेके 5% के बीच में होता है, जो एफडी के कंपेयर में काफी सस्ता पैसा होता है। तो डेफिनेटली जितना पैसा उनको कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, उतना ज्यादा बैंक प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। तो यहाँ पे कासा रेशियो इन द केस ऑफ HDFC बैंक है 42.23। ये क्या दिखाता है कि जो 100 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट के तौर पे है, हर 100 रुपए में से 42.23 रुपीज आ रहे हैं करंट और सेविंग के फॉर्म के अंदर, कि जो सस्ता पैसा उनको मिल पा रहा है। बहुत सारी बैंक्स कासा रेशियो को बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की लालच देती है। जैसे बीच में कोटक महिंद्रा ने 6% इंटरेस्ट की बहुत मार्केटिंग करी थी, जिसकी वजह से कोटक महिंद्रा का कासा काफी अच्छा हो गया है। करंटली IDFC फर्स्ट बैंक 6-7% के इंटरेस्ट की बात करती है, जिसलिए वो भी चाहती है उसका कासा बढ़े। तो कोटक महिंद्रा का देखते हैं। कोटक महिंद्रा का कासा रेशियो है 56.17। हर 100 रुपए जो कोटक महिंद्रा के पास डिपॉजिट के तौर पे आ रहे हैं, उसमें से 56.17 रुपीज करंट या तो सेविंग के फॉर्म में है। ICICI बैंक का कासा है 45.11, एक्सिस बैंक का कासा है 41.20, बंधन बैंक 36.84। IDFC फर्स्ट बैंक क्यों वो चाहती है कि उनके कासा बढ़े? क्योंकि करंट उनका कासा बाकी बैंक से कंपेयर में काफी कम है, 32.16। इसीलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट की मार्केटिंग कर रही है कि लोग मेरे यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें। वंस बैंक स्टेबल बन जाएगी, फिर धीरे धीरे करके मैं अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कम करता जाऊंगा, और कोई भी इंसान 1-2% के इंटरेस्ट के लिए पूरी की पूरी बैंकिंग का अकाउंट चेंज नहीं करेगा। बात करें SBI की, गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक, जिसका कासा है 44.23%। तो आई होप सो आपको कासा रेशियो के बारे में, कासा रेशियो से भी और एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो होता है नेट NPA, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। NPA का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। It shows proportion of loan or advances that are in default or errors after adjusting for provisions। कि बैंक ने जो पैसा लोन के रूप में दिया है, वो भले कितने % इंटरेस्ट पे क्यों ना हो, 12, 15 या 18, लेकिन जो लोन के रूप में पैसा दिया है उसमें से कितने % पैसा वापस ही नहीं आ रहा है। तो इन द केस ऑफ HDFC बैंक, लास्ट ईयर में उसका NPA था 0.36%। जो 100 रुपए बैंक लोन के रूप में दे रही है, उसमें से 36 पैसा ऐसा है जो वापस नहीं मिल रहा।
मतलब 99.64 रुपीस वापस आ रहे हैं, सिर्फ 36 पैसे ही वापस नहीं आ रहे, जो काफी अच्छा एनपीए कहा जाता है। इन द केस ऑफ कोटक महिंद्रा अगर हम बात करें और पीयर्स में कंपेयर करेंगे तो कोटक महिंद्रा के केस के अंदर एनपीए है 0.71। हर 100 रुपए में से 71 पैसा ऐसा है जो वापस नहीं आ रहा है कैपिटल में से। इन द केस ऑफ आईसीआईसी बैंक वो थोड़ा ज्यादा है 1.54। हर 100 रुपए में से 1 रुपया और 54 पैसे उनको वापस नहीं मिल पा रहे। इन द केस ऑफ आईसीआईसी बैंक हर 100 में से 1.56 रुपीज उनको वापस नहीं मिल पा रहे। बंधन बैंक के केस में भी काफी अच्छा है, इंडसइंड बैंक के केस में भी ठीक ठाक है। तो एनपीए वो पैसा है जो बैंक को वापस ही नहीं मिल रहा है। आप एनपीए के जरिए ये समझ सकते हो कि बैंक कितनी सक्षम है बैड लोन्स को पहचानने के अंदर। लोन देना तो हर बैंक चाहती है, लेकिन किसको लोन देना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने लोन के इंटरेस्ट की लालच में लोन दे तो दी, लेकिन अगर लोन का कैपिटल ही वापस नहीं आया तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा प्राइवेट बैंक्स के अंदर। चलिए देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। इन द केस ऑफ एसबीआई नेट एनपीए है 2.23, जो अच्छा नहीं कहा जाएगा। और अगर पीयर्स को कंपेयर करेंगे तो एनपीए सारी पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज्यादा है। एसबीआई में तो चलो थोड़ा भी अच्छा है, पीएनबी के केस में 5.78 है, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.13। पीएनबी का एनपीए क्यों ज्यादा है? नीरव मोदी का जो फ्रॉड हुआ था, विजय माल्या के जो फ्रॉड हुए थे, वो सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ हुए थे। तो वो एक रीजन है कि यहां पे आपको एनपीए बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो हर 100 रुपए में से 5.49 रुपीज तो वापस ही नहीं आ रहे, कैपिटल ही वापस नहीं आ रहा। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए ये बहुत बुरी बात होती है। तो जब भी आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके एनपीए को जरूर से देखिए। चलिए थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो समझते हैं, जो है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। बैंक्स के लिए लायबिलिटी क्या है कि जो डिपॉजिट उसने लोगों के पास से लिए उस पे उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगी उसके लिए लायबिलिटी। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी क्या कहा जाता है? इट इज द कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट विच दे हैव टू पे ऑन द लायबिलिटीज। बैंक लायबिलिटी इक्वल टू डिपॉजिट्स। द फिगर शोन इन इज ऑन द फाइनेंशियल ईयर एंड, कि जो 100 रुपए वो डिपॉजिट के तौर पे ले रही है, उस पे एवरेजली 100 रुपए में से कुछ पैसा करंट अकाउंट में होगा, कुछ सेविंग्स में होगा, कुछ एफडी में होगा, कुछ अदर डिपॉजिट्स में होगा। तो सारे मिला के एवरेजली एक बैंक को कितने परसेंटेज इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, वो है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। हर 100 रुपए के सामने एचडीएफसी बैंक को 4.54 रुपीज चुकाने पड़ रहे हैं। तो चलिए ये चेक करते हैं कि कासा रेशियोस और कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी दोनों को कंबाइन में कैसे यूज करेंगे बैंक को एनालिसिस करने के अंदर। तो अगर देखेंगे एचडीएफसी बैंक के कंपेयर में, तो एचडीएफसी बैंक का कासा 42.23 है। कोटक महिंद्रा का कासा काफी ज्यादा अच्छा है 56.17। लेकिन कोटक महिंद्रा का कासा अगर तो अच्छा है तो क्या उसको बेनिफिट मिला कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी के अंदर? चलिए ये चेक करते हैं। अगर देखेंगे कोटक महिंद्रा का, तो उसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है 4.46। और अगर एचडीएफसी बैंक का देखेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है 4.54। तो कोटक महिंद्रा ने भी ज्यादा करंट सेविंग अकाउंट ओपन करवा के कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं लिया हुआ है। आप अगर तो लोगों को 8% इंटरेस्ट की लालच दोगे, तो आप ये भी तो चेक कीजिए कि लोग अगर तो ज्यादा करंट सेविंग अकाउंट ओपन करवा देंगे तो सामने आपको उनका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। तो अगर तो दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करें, कासा एंड कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, तो कोटक महिंद्रा के कंपेयर में एचडीएफसी बैंक थोड़ी बेटर है। और एचडीएफसी बैंक ना सिर्फ इंडिया की, वर्ल्ड की सबसे वेल मैनेज्ड बैंक में से कही जाती है। क्यों? अगर आप देखोगे आईसीआईसी बैंक का, तो कासा 45 के आसपास है। अगर तो देखोगे कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी वो 4.45 के आसपास है, लेकिन उसका एनपीए ज्यादा है। पीएस को अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे कम एनपीए एचडीएफसी बैंक का है और उसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी कम है। तो आई होप सो आपको तीनों रेशियोस को एनालिसिस करके बैंक को कैसे चेक करना ये समझ में आ चुका होगा। आज के वीडियो में हमने सीखा हायर द कासा, बेटर द बैंक, लेसर द एनपीए
better the bank, lesser the cost of liability, better the bank. तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.